देश में या प्रदेश में राम राज्य की परिकल्पना शायद हर कोई व्यक्ति चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारे भी प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो जाए, लेकिन राम को आगे करके बाकी सब कामों को दबाने का सिलसिला आजकल चल बैठा है। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उड़ता तीर। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह राम के नाम पर सभी मुख्य समाचार पत्रों को पाठ दिया जाता है, करोड़ों रुपए का विज्ञापन छाप दिया जाता है। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो शायद आपने भी आज वही देखा होगा कि किस तरह से सभी मुख्य समाचार पत्रों के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों पे भगवान राम की मूर्ति और उसके साथ पे उसके नीचे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की फोटो लगी हुई है। अब समझिए कि इतने बड़े प्रचार तंत्र के लिए कितना पैसा लगा होगा। एक आम इंसान अगर छोटा सा इश्तहार लेकर भी जाता है तो उस छोटे से इश्तहार के लिए 4 से 5 हज़ार तक ये विज्ञापन एजेंसियां ले लेती हैं। तो आप समझिए कि सभी मुख्य समाचार पत्रों पर जिस तरह से आज का ये विज्ञापन छपा है उसमें हमारे कितने टैक्स का पैसा लगा होगा और उससे आप किस तरह का राम राज्य पालेंगे। ये तो सोचने वाली बात है। किस तरह से धर्म को आगे करके बाकी सभी कृत्यों पर पर्दा डाला जाता है, उसकी भी कहानी मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल यानी कि 31 मई को रायपुर से एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पत्रकार सुनील नामदेव, शायद आपने नाम सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने सुपर सीएम कहे जाने वाले सौम्या चौरसिया के खिलाफ उन्होंने रिपोर्टिंग की थी और उस रिपोर्टिंग में उन्होंने बताया था कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम बन गई हैं। शायद उन्हीं सब तथ्यों को आधार मानकर कल उनके घर पर छापा पड़ता है। छापा भी पड़ता है सुबह के 7 बजे, जिस समय पूरी तरह से रायपुर जगा नहीं होता है। उसी बीच में उनके घर पर छापा मार दिया जाता है और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पे उन्हें माना ले जाया जाता है और इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत पे भेज दिया जाता है। और इल्ज़ाम भी क्या लगते हैं कि पोर्टल के जरिए न्यायिक अधिकारियों को अपमानित करने वाले पर केस दर्ज। आपको बताना चाहूँगा, मैंने आज सुबह से सभी प्रमुख समाचार पत्रों के पूरे पेज खंगाल डाले। कहीं भी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं है। हाँ, लेकिन राम राज्य की चर्चा जरूर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों पे की गई है। आप समझिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उस पर केस दर्ज हो जाता है। आप समझिए, जो व्यक्ति इस प्रदेश में होने वाले कोयला घोटाले को उजागर करने की कोशिश करता है उस पर केस दर्ज हो जाता है। आप समझिए कि इस प्रदेश में किस तरह से 2000 करोड़ का शराब घोटाला हो जाता है। अगर उसकी कोई खबर कोई पत्रकार लगाता है तो उसके घर पे पुलिस का छापा पड़ जाता है। पूरी तरह से विज्ञापनों से लदे आज के समाचार पत्रों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं होता है कि किस तरह से एक पत्रकार को उसके घर से उठा लिया जाता है और वो भी बिना किसी सर्च वारंट के उसके घर पे घुसकर उसके घर पे तलाशी ली जाती है। कानून तो यही बोलता है भाई कि अगर किसी घर में तलाशी लेनी है तो सबसे पहले हमें सर्च वारंट देना पड़ेगा। पत्रकार सुनील नामदेव की पत्नी से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हम घर पे थे और किस तरह से पुलिस बिना बताए हुए घर के अंदर घुस जाती है। जो हमने उनसे पूछा कि आपका सर्च वारंट कहाँ है तो किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जाता है और लगातार खोजबीन जारी रहती है और सामानों को उठा लिया जाता है। इसी बीच उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से कोई सफ़ेद कलर की पुड़िया उनके पैकेट में डालने की कोशिश की गई, जिसमें पत्रकार सुनील नामदेव चिल्लाते भी हैं कि देखिए किस तरह से पुलिस वाले मेरी जेब में कुछ डालना चाह रहे हैं। आज की अखबारों को देखने के बाद ये बात तो समझ में आती है कि किस तरह से हमारा मीडिया चुप रहता है। आपने दिल्ली पे देखा होगा कि किस तरह से हमारे देश के पहलवान अपने पदकों को गंगा पे बहाने के लिए जाते हैं। इतने दिनों के आंदोलन करने के बाद भी जब उनके साथ ऐसी बर्बरता होती है, जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन होना होता है, तब भी हमारे देश की मीडिया चुप रहती है। तब भी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही नाम को बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाया जाता है और वो नाम होता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन यह नहीं दिखाया जाता कि किस तरह से उसी जंतर मंतर पे जो संसद से कुछ दूरी पे है वहाँ पर किस तरह की बर्बरता हो रही है। कांग्रेस वहाँ तो विरोध करती है और कांग्रेस बोलती है कि देश की बेटियों का अपमान हो रहा है।
लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो रही है, लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है। लेकिन जब वही कांग्रेस छत्तीसगढ़ पे आती है, जिस छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इस तरह की बर्बरता हो जाती है, तब भी कोई कुछ नहीं बोलता। आपको पता होगा कि किस तरह के इल्जाम छत्तीसगढ़ पीएससी पे लगे हुए हैं। आपको पता है कि कितनी गंभीर गंभीर बातें लिखी जा रही हैं। जो युवा है वो चिंतित है, लेकिन उस पर किसी भी तरह का ध्यान प्रदेश के मुखिया नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो पहले भी होता आया है, ऐसे तो पहले भी नेताओं के बच्चे और अधिकारियों के बच्चे पीएससी में डिप्टी कलेक्टर बने हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा इल्जाम 2003 में लगाया गया था, जिसका रिजल्ट 2005 में आया था। उस समय पर इसकी कमान विकास उपाध्याय ने अपने हाथों पे ली थी, जो आज रायपुर के विधायक हैं। उन्होंने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया था। उस समय तो जांच भी हुई, और जब जांच हुई तो उसमें पीएससी के चेयरमैन को राज्यपाल ने सस्पेंड भी कर दिया, क्योंकि पीएससी का चेयरमैन एक संवैधानिक पद होता है, उसके लिए महाभियोग लाया जाना होता है। इतनी जटिल प्रक्रिया के बाद भी पीएससी के चेयरमैन को वहां से हटाया गया, और इसके बाद से घोटालों का राज खुला। अभी के समय में पीएससी चेयरमैन है टामन सिंह सोनवानी। उनके दत्तक बेटा को डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाता है, और उनके भतीजे को डीएसपी। तो आप समझिए, आपको सोशल मीडिया में तो ये भी चल रहा है कि उनकी बहू 2020 में पीएससी में डिप्टी कलेक्टर बन गई, और इस बार भांजी का नाम भी चयन सूची पे आ गया। राज्यपाल के सेक्रेटरी अमृत खलको के बेटा और बेटी दोनों डिप्टी कलेक्टर सेलेक्ट हो गए, और तो और डीआईजी डीपी दोनों की बेटी डिप्टी कलेक्टर बन गई। ये तो सिर्फ डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की बातें हो रही हैं। नीचे पदों पर कितना बड़ा खेल हुआ होगा। ये तो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी लेवल की बात है, नीचे लेवल पे कितने खेल हुए होंगे आप समझ सकते हैं। तो आप एक बार जांच क्यों नहीं करा देते? उस समय रमन सिंह ने जांच कराई थी, और उसका परिणाम भी निकला था, उसमें गड़बड़ियां निकल के आई थी। तो आप भी जांच कराइए, इस बार आप क्यों भाग रहे हैं? और इस खबरों को आप देख लीजिए, देश की जनता, प्रदेश की जनता, आप देख लीजिए किस मुख्य धारा के समाचार पत्र ने अपने पेपरों में छापा है। कुछ पेपर उन्होंने छापा है, वो भी ये बोलकर नहीं कि ऐसा कुछ घोटाला हुआ है। उन्होंने बोला कि बीजेपी ने इल्जाम लगाया है, बीजेपी ने ऐसा से इल्जाम लगाया है, और बीजेपी को सामने ला के उन्होंने इस बातों को रखा है। इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनके पास में पत्रकारों की लंबी चौड़ी फौज है। जो खोजी मीडिया है, उनके पास खोजी पत्रकार हैं, लेकिन किसी को भी इस काम पे नहीं लगाया गया, बल्कि उनको इस मुद्दों से दूर रखने की कोशिश की गई। और तो और आपको पता होगा कि अभी एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। अभी के समय पे वन रेंजर की जो परीक्षा हुई थी, उसमें एक व्यक्ति ने तो उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया। इतनी लंबी छलांग लगा दी, इतनी लंबी दौड़ लगा दी। बोल्ट का जो 200 मीटर का रिकॉर्ड है 19.3 है। 19.3 सेकंड में उन्होंने 200 मीटर की दौड़ लगाई थी। तो इन महाशयों ने 14 सेकंड पे ही गेम कर दिया। तो इनको कम से कम ओलंपिक ही भेज दीजिए, छत्तीसगढ़ का नाम बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अब बोल्ट भी उस लायक नहीं होंगे कि इनके रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। उन्होंने अथक प्रयास किया था, और पूरा का पूरा विश्व जानता है। तो उन्होंने 19.3 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय की थी। ये तो भाई साहब, तो ये जो अभ्यर्थी थे, ये तो उनसे भी आगे निकल गए, 14 सेकंड में कर दिया। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का मौका तो भाई है। आप समझिए किस तरह से धांधली होती है, किस तरह से अभी एसआई के पेपर पे 6000 से नीचे रैंक वालों को क्वालिफाई कर दिया गया, और उसकी भी खबर कहीं नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ खबर आई कि बीजेपी ने इल्जाम लगाया, लोगों ने इल्जाम लगाया। अगर सोशल मीडिया ना होता तो आप समझ लीजिए कि ये खबरें तो आपके पास आती ही नहीं। खबर में सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा राम राज्य, राम वन गमन पथ मिलेगा। आपको जो सच्ची खबर है वो तो नहीं मिलेंगी। अब आप समझिए आप उम्मीदें किससे करेंगे? तो ये हालात हमारे छत्तीसगढ़ पे चल रहे हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाने के बाद में भी कोई मीडिया हाउसेस, बड़े मुख्य धारा के चैनल नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, और टीवी पे बैठा के हिंदू मुस्लिम की डिबेट कराते हैं, और जनता भी वही देखती है। किस तरह से धांधलियां हो रही हैं, किस तरह से ईडी की छापेमारी चल रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है, तो ईडी भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव है। लेकिन जिस तरह के रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, इससे तो समझ में आ ही रहा है कि किस तरह से सौम्या चौरसिया जैसे लोगों ने मिलकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया है। यहाँ पर कोयला घोटाला होता है, यहाँ पर शराब घोटाला होता है। क्या जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है? क्या
क्या जनता ये सब चीज़ों को क्या जनता को इन सब चीज़ों को जानना नहीं चाहिए क्या जनता को सिर्फ और सिर्फ राम की मूर्ति लगा देने से क्या प्रदेश का विकास हो जाएगा क्या जनता का विकास हो जाएगा क्या? लेकिन आप जनता हैं और फैसला आप ही कर सकते हैं कि हमें किस बिंदुओं पर ध्यान देना है, किस तरह से हमारे प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया जाता है, किस तरह से एक पत्रकार आवाज़ उठाता है तो उस पे धाराएं लगा के जेल भेज दिया जाता है। और चलिए आप देखिए स्क्रीन पे कि किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने अपने फेसबुक पेज में लिखा है, कल पुलिस बलात् मेरे घर या ऑफिस घुसकर कहेगी कि गौरी शंकर श्रीवास के घर से चरस गांजा बरामद हुआ और अपने विज्ञापन जीवियों से खबरें चलवाकर मुझे जेल में डालेंगी। तो आप अचरज मत कीजिएगा, क्योंकि प्रदेश में कानून की यही असली परिभाषा है, सरकार के खिलाफ कुछ बोलना नहीं, कुछ लिखना नहीं, क्योंकि प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला कहते हैं, पत्रकार सुनील नामदेव फिर से गिरफ्तार, पत्रकारिता के लिए सरकार से टकराने के लिए फिर से उत्पीड़न के हुए शिकार, मीडिया सुरक्षा कानून के रुझान आने शुरू हो गए हैं। तो आप समझिए इनको छोड़ के बाकी किसी मुख्य मीडिया के अखबारों में कुछ नहीं लिखा है। मैंने काफ़ी सर्च किया और उसमें से सिर्फ एक ही अखबार में मुझे एक छोटा सा टाइटल दिखा, तो उसके लिए उस अखबार के संपादक को धन्यवाद करता हूं कि आपने थोड़ा ही सही छापा तो जरूर, एक किनारे पे थोड़ी सी जगह दी तो जरूर। तो चलिए उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पत्रकार सुनील नामदेव पे धारा 504, धारा 505 ए बी और उसके साथ में NDPS के तहत धारा 21C के तहत उनके ऊपर जुर्म दर्ज कर दिया गया है। 21C का मतलब समझते हैं आप? शायद आप नहीं समझते होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सरकारें NDPS का दुरुपयोग करती हैं। मैं उसके आपको प्रमाण भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि जिन धाराओं पे केस दर्ज किया गया है वो धाराएं हैं क्या। सबसे पहले धारा 505A के बारे में जानते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि यह सिद्ध होना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा फैलाई गई फर्जी खबर के चलते समाज के एक हिस्से में अशांति या भय का माहौल पैदा हो गया है। तो अब समझिए भय किसको है साहब? कौन भयभीत हो गया? कौन सा समाज भयभीत हो गया? कौन सी जनता भयभीत हो गई? या भयभीत सौम्या चौरसिया हो गई, या भयभीत सरकारें हो गई कि इनके द्वारा इस खबर को चलाया जा रहा है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरह से कोयला घोटाला हुआ है, किस तरह से सौम्या चौरसिया सुपर सीएम बन के बैठी हुई थी, किस तरह से अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है। तो भय किस पर है? ये भय सरकारों पे है या भय आम लोगों पे है? इसके बाद धारा 504 की बात करते हैं। इसमें जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपमान माना जाता है, अर्थात किसी का जानबूझकर गलत इरादे से किया गया अपमान भी अपराध की श्रेणी में आता है और इसे धारा 504 के तहत माना जाता है। तो ये सोचने वाली बात है कि किसका अपमान हुआ है? उसका जिसने वीडियो को उठा के ले गया, उसका जो अभी तक बाहर नहीं आ पाई है, उसका जो कोयला घोटाले पे लिप्त है, उसका जो शराब घोटाले पे लिप्त है, उसका जिसने नए रायपुर पे जमीन हड़प ली, सरकारी जमीन को हड़प लिया, उनका अपमान हो गया क्या? किसका अपमान हुआ है? ये बातें तो सोचने वाली जरूर है। उसके साथ पे NDPS के तहत जो धारा 21C के तहत जो केस रजिस्टर्ड किया गया है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। NDPS के तहत 3 तरह के केस होते हैं। NDPS सेक्शन A, जिसमें स्मॉल मात्रा पे अगर कुछ ड्रग्स पाए जाते हैं तो उस पर केस होता है। सेक्शन B के तहत मध्यम तरह के अगर ड्रग्स पाए जाते हैं तो होता है, और 21C के तहत भारी मात्रा में अगर ड्रग्स पाए जाते हैं तो केस होता है और उसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो आप समझिए किस तरह से धाराएं लगा करके उनको अंदर डालने की कोशिश यहाँ का सिस्टम कर रहा है, क्योंकि जो पत्रकार अगर बाहर निकल के आएगा तो फिर से सच्चाई दिखाएगा तो सरकारों को देखा नहीं जाएगा। इस कारण से धारा 21C का उपयोग किया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा पे खेप बरामद हुई है। अब समझिए लोकतंत्र का हनन कहाँ हो रहा है? क्या लोकतंत्र की दुहाई देने वाली केंद्र में बैठे हुए जो कांग्रेस के नेता हैं, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और जब वही कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ पे होती है तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? अगर इतनी बड़ी ड्रग्स की मात्रा बरामद हुई थी
तो कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते एक, कि हमने ये इतनी बड़ी मात्रा में सुनील नामदेव के पास से ये ड्रग्स पाया हुआ है, कितनी मात्रा में पा लिया आपने, ये बता दिए थे, तब तो समझ में आता। और आपको एक चीज जानना और जरूरी है कि जब भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है तो उसके धारा 50 के तहत छापेमारी दल पे एक राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति जरूरी है, जो उस छापेमारी दल के साथ ना हो। तो क्या इसका पालन किया गया है क्या? हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है और किसी भी तरह की सूचना अभी तक पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। तो अगर उस धारा 50 का पालन नहीं किया गया है तो क्या ये सही है क्या? और अगर किया गया है तो कौन से अधिकारी उनके साथ में थे, कौन से राजपत्रित अधिकारी उनके साथ में थे, कौन से मजिस्ट्रेट उनके साथ में थे जिनके सामने सुनील नामदेव पे छापेमारी की गई है? उसका नाम सार्वजनिक तो होना ही होना चाहिए। कुछ केस आपको बताता हूं, आप देखकर दंग रह जाएंगे कि किस तरह से एनडीपीएस के तहत केस दर्ज किए जाते हैं और ये केस, अधिकतम केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फेल हो जाते हैं। पहला केस है रामास्वामी बनाम स्टेट ऑफ एमपी, जिसमें भी इसी धाराओं पे केस किया गया था और जिसमें राधा स्वामी ने क्लीन चिट हासिल की थी। दूसरा केस है बानोबी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2000। इसके बाद हुजुल अकबर बनाम स्टेट ऑफ एमपी, अब्दुल राशिद इब्राहिम मंसूरी बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, मोहम्मद मलिक बनाम प्रांजल 2005, हुजुल अकबर बनाम स्टेट ऑफ एमपी 2011, सुरेश बनाम स्टेट ऑफ एमपी 1998, टी हमजा बनाम स्टेट ऑफ केरल 1999, दिलीप बनाम स्टेट 2011, जमान अली बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2006। ये सब वही केसेस हैं जिसमें सरकारों ने कार्रवाई तो की, लेकिन उनके पास में पुख्ता प्रमाण नहीं मिले। ये इसी पर सिर्फ कुछ जानकारियां हैं जो मैंने आपके लिए जुटाई है। अगर आप और भी अध्ययन करेंगे तो आपको न जाने ऐसे कितने सारे केस दिख जाएंगे जिसमें जानबूझकर लोगों को फंसाने की कोशिश सरकारें करती हैं। उसमें कहीं ना कहीं सरकारें बार बार मुंह की खाती हैं और बार बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को बोलना पड़ता है कि आपने कार्रवाई सही नहीं की है, आपने सही तरीके से जांच नहीं की है, और कहीं ना कहीं आपकी जो ये मंशा है ये संदेह के घेरे पे आती है। किस तरह से नारकोटिक्स को सामने लाके लोगों को, समाजसेवियों को पकड़ने की और उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जाती रही है। तो जनता समझदार है और जनता जानती भी है। और हमें भी लगता है कि जिस तरह से लोकतंत्र का हवाला दिल्ली में बैठकर कांग्रेस के लोग करते हैं, दिल्ली में बैठकर कांग्रेस के नेता करते हैं, तो शायद अगर उसका इम्प्लीमेंट यहाँ पर छत्तीसगढ़ पे किया जाता तो इसका एक अच्छा उदाहरण दिल्ली तक जाता है। तो ये बातें प्रदेश की जनता को समझनी होंगी। क्या एक ही चीज़ें दो अलग अलग जगह पे सही या गलत हो सकती हैं क्या? क्या जो चीज़ें दिल्ली पे गलत हैं, क्या वही चीज़ें छत्तीसगढ़ पे सही हो सकती हैं क्या? जिन चीज़ों से, जिन कृत्यों से, जिन कानूनों से लोकतंत्र की हत्या दिल्ली में हो जाती है, क्या वही चीज़ें छत्तीसगढ़ के सही हो सकती हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है जनाब? तो ये समझना आपको पड़ेगा। क्या आपको सिर्फ पेपरों पे, टीवियों पे दिखने वाला राम राज्य चाहिए, या हकीकत में आपको उस राम राज्य की परिकल्पना करनी है जिसमें एक आम आदमी रहता है, जिसमें एक समाज रहता है, जिसमें इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं, और हम कहीं ना कहीं परिकल्पना राम राज्य की करते हैं। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।